तो दोस्तों अपन ने देखा कि एनिमल के अंदर यौवनावस्था आ चुकी है। यौवनावस्था आने की पहचान क्या थी कि मध्य चक्र स्टार्ट हो जाएगा। अब उसी मध्य चक्र को अपन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं कि वो मध्य चक्र क्या होता है। मध्य चक्र तो एनिमल जैसे ही युवावस्था को प्राप्त कर लेता है, मादा एनिमल जैसी युवावस्था को प्राप्त कर लेगा तो उसमें कंटिन्यू उसके अंदर एक साइकिल चलता जाता है और विभिन्न तरह की उसके अंदर बॉडी के अंदर शारीरिक बदलाव आते थे। और वो हर एक, जैसे गाय के संदर्भ में अपन बात करें तो हर 21 दिन के अंदर वो साइकिल रिपीट होता रहता है। हर 21 दिन के अंदर वो साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो दो साइकिल के बीच का जो पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं अपन मध्य। 21 दिन का कैटल के अंदर सबसे पहले अपन गाय के अंदर अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अलग अलग स्पीशीज के अंदर क्या उसमें थोड़ा सा चेंज है वो अपन लास्ट में देखेंगे। अपन सबसे पहले गाय के संदर्भ में देखेंगे और गाय के संदर्भ के अंदर अपन देखेंगे तो ये जो पीरियड जो होता है मध्य चक्कर का जो अवधि होती है वो गाय के अंदर 21 दिन की होती है। अब इस 21 दिन को अलग अलग अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। अपन उन अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे बिल्कुल डिटेल से। और किस संदर्भ में अपन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर जो संदर्भ आएगा वो आएगा, एक तो आएगा कि अपन इनको देखेंगे हार्मोन्स। किस प्रावस्था में कौन से हार्मोन्स कम होंगे, कौन से हार्मोन ज्यादा होंगे। मेन 4 हार्मोन इसको रेगुलेट करेंगे। इसके अंदर एक आएगा एफएसएच, एक आएगा एलएच, एक आएगा एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और एक आएगा आपका प्रोजेस्टेरोन। ये 4 हार्मोन इसके अंदर अलग अलग हर जगह पर आपके आते रहेंगे। तो इसमें कहाँ कमी होगी, किस हार्मोन की कहाँ अधिकता होगी, ये अपन कंटिन्यूस अपन देखते जाएंगे। दूसरा, उसके शारीरिक मादा जनन तंत्र के अंदर क्या बदलाव आएगा। मादा जनन तंत्र के अंग में एवं मादा के व्यवहार में मादा के व्यवहार में जो अंतर आएगा, इस सब का अपन स्टडी करेंगे। मुख्यतः यही फैक्टर जो है इसकी अलग अलग प्रावस्थाओं को प्रभावित करेंगे। तो अलग अलग फेजेज के अंदर क्या क्या उसमें हार्मोनल बदलाव होंगे, क्या क्या उसमें शारीरिक बदलाव होंगे, क्या क्या उसके व्यवहार के अंदर बदलाव होंगे, वो अपन एक एक प्रावस्था के अंदर इसमें देखेंगे। मुख्यतः इसके अंदर स्ट्रेस साइकिल के अंदर जो प्रावस्था होती है वो 4 प्रावस्था होती है। एक होगा स्ट्रेस, फिर आएगा मैट स्ट्रेस, फिर आएगा डाई स्ट्रेस और फिर आएगा आपका प्रो स्ट्रेस। ये समझने के हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। कई जगह प्रो स्ट्रेस को सबसे पहले, फिर स्ट्रेस को, फिर मैट स्ट्रेस को सबके लास्ट में डाई स्ट्रेस देते हैं। थोड़ा सा आपको समझने में उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अपन सिस्टेमेटिक बिल्कुल इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले स्ट्रेस साइकिल, इसमें दो एक तरीका और होता है। इसको स्ट्रेस साइकिल को दो मेन उसमें डिवाइड किया गया है भागों में। इसके अंदर एक तो होता है फोलिकुलर अवस्था, फोलिकुलर अवस्था, और एक होती है ल्यूटियल अवस्था या प्रावस्था। अब इनमें क्या है, फोलिकुलर का मतलब है फोलिकल बनेगा, पुट्टक बनेगा, फोलिकल्स बनता जाएगा। आपको मैंने ओवरी की स्टडी में हमेशा बताया कि पुट्टक कैसे डेवलप होता है। अब वो फोलिकल्स जो बनता है जिन स्टेज के अंदर, उन स्टेज को अपन ने डाल दिया फोलिकुलर स्टेज के अंदर। तो इसके अंदर जो है ये जो 4 जो आपके प्रावस्था देखने को मिल रही हैं, इन 4 के अंदर आप देखोगे कि फोलिकुल जो बनेगा, फोलिकल का जो डेवलपमेंट होगा वो एक तो प्रोस्ट्रस में होगा, प्रोस्ट्रस में, और एक होगा स्ट्रस के अंदर। फिर
जब स्ट्रेस के अंदर फिर बाद में लास्ट के अंदर क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा, अंडा निकल जाएगा। अंडा निकल जाएगा तो फिर जो ग्रेफियन फॉलिकल जो आपका डेवलप हुआ था वो किस में बदलेगा, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। तो कार्पस ल्यूटियम मतलब वो ल्यूटियम मतलब ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटियम मतलब ल्यूटिनाइजेशन। तो ल्यूटियल स्टेज स्टार्ट हो जाती है वहां से, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगी। तो कार्पस ल्यूटियम जब भी बनेगी तो बढ़ते ही ल्यूटियल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, ये ल्यूटियल अवस्था। तो ल्यूटियम कब स्टार्ट होगी, जैसे स्ट्रेस खत्म होगा मेटिस्ट्रस आएगा, ओवुलेशन होगा और कार्पस ल्यूटियम बनेगी वहां से। तो मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस जो है इसके प्रावस्था वो होती है ल्यूटियल अवस्था। इनके अंदर क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम रहेगी, कार्पस ल्यूटियम रहेगी ओवरी के ऊपर, और इन दोनों के अंदर कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगी, फूलिकल रहेगा ओवरी के ऊपर। तो ल्यूटियल प्रावस्था ये दो जो आती है इसमें, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, ये इनके अंदर कार्पस ल्यूटियम रहता है ओवरी के ऊपर, इसलिए इसको बोला आपने ल्यूटियल फेज। और इनके अंदर रहेगा फॉलिकल, इन दो के अंदर रहेगा फॉलिकल, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया फॉलिकुलर अवस्था। तो मेजर कैटेगरी चार इसके भाग हुए गए अपने पूरे साइकिल के, स्ट्रेस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस और परोस्ट्रस। अब अपन एक एक को अपन लेंगे, कितने ड्यूरेशन तक, इस 21 डेज के अंदर कितने टाइम तक स्ट्रेस रहेगी, कितने में मेटिस्ट्रस रहेगी, इन सबको अपन एक एक करके अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने पास में है स्टेज, जो सबसे पहली जो स्टेज है अपने पास में वो है अपनी स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस को आप मान सकते हैं कि हीट, कि आज एनिमल जो है वो हीट के अंदर है, और हीट के अंदर एनिमल कब रहता है, केवल एक दिन तक रहता है गाय। तो इसको फर्स्ट डे आप मान सकते हैं, साइकिल के अंदर पहले दिन फर्स्ट डे मान सकते हैं आप। इस पूरी किस दिन के अंदर, इस स्ट्रेस जिस दिन हीट में है उसको आप पहला दिन मान सकते हैं, फर्स्ट डे। अब इस फर्स्ट डे के अंदर क्या होगा, इस स्ट्रेस के अंदर एक दिन की रहती है, मतलब 24 आवर की रहेगी ये गाय के अंदर, 24 आवर्स की गाय के अंदर 24 घंटे की अवधि रहेगी इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम शो करेगी गाय जो है, गाय के अंदर एक तो गाय ताव में आएगी, ताव में आएगी गाय, ताव में आएगी, ताव में आएगी तो क्या क्या सिम्टम शो करेगी, एक तो होगा उसके वेजाइना से, योनि से, योनि से रस्सी के समान, रस्सी के समान लटकता हुआ म्यूकस स्राव। आपको अगर आप उसको देखेंगे तो वहां से योनि से, वल्वा से आपको बाहर लटकता हुआ एक बिल्कुल कांच के समान लटकता हुआ सिक्रेशन दिखाई देगा, जो म्यूकस सिक्रेशन होता है जो योनि से और सर्विक्स से बाहर निकलता है। एक तो आपको ये दिखेगा, दूसरा आपको मिलेगा कि जो वल्वा जो होती है, जो भग होता है वल्वा, वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी, एडिमेटस हो जाएगी, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। वल्वा की जो वल्वर लिप्स होते हैं और दिनों में आप देखोगे तो बिल्कुल उसमें झुर्रियां मिलेंगी। लेकिन जब स्ट्रेस के अंदर आएगी गाय, हीट में आ जाएगी तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, एडिमेटस हो जाएगा। तो जो वल्वा जो है, वल्वा या जिसको अपन बोलते हैं भग, वो कैसी हो जाएगी, उसमें सूजी हुई, या उसको अपन बोल सकते हैं एडिमेटस, ठीक है। और क्या चेंज आएगा इसके अंदर, शारीरिक बदलाव, इसमें शारीरिक बदलाव आएगा कि यूट्रस के अंदर टोन हो जाएगी, सर्विक्स यूट्रस टोन हो जाएगी, यूट्रस जो है टोन संकुचन हो जाएगा, यूट्रस के अंदर संकुचन होंगे, क्योंकि स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता रहेगी इसके अंदर। स्ट्रेस साइकिल है, स्ट्रेस साइकिल की स्ट्रेस फेज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता,
इस्ट्रोजन हार्मोन, इस्ट्रोजन की अधिकता, स्ट्रेस मतलब इस्ट्रोजन की अधिकता रहेगी इसके अंदर। इस्ट्रोजन क्या करता है, आपको पढ़ाया था इस्ट्रोजन के कार्य। तो इस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्रस के अंदर संकुचन करता है, यूट्रस में टोन पैदा करता है। तो यूट्रस में मतलब गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय में संकुचन, संकुचन होगा। और गर्भाशय की, क्योंकि अब ये चाहता है शरीर कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो और बच्चा बने, तो इसके लिए क्या होगा, यूट्रस की ब्लड सप्लाई, यूट्रस की ब्लड सप्लाई, यूट्रस के अंदर खून की सप्लाई ज्यादा होगी। तो गर्भाशय में, गर्भाशय में रक्त का बहाव, बहाव बढ़ जाएगा। गर्भाशय में रक्त का बहाव बढ़ जाएगा, और बढ़ाएगा कौन, ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन इसका बहाव बढ़ाएगा। तो थिकनेस जो है वो भी बढ़ जाएगी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा चीज आप देखते हैं कि एनिमल जो है, मेल एनिमल फीमेल के ऊपर हर दिन कभी नहीं चढ़ता। जब एनिमल हीट के अंदर आता है, स्ट्रेस में आता है, तभी वो उसके अंदर चढ़ता है। वो क्यों चढ़ता है, क्योंकि उसी टाइम जो है उसकी बच्चादानी का मुंह खुलता है, मतलब सर्विक्ष का मुंह, सर्विक्ष का मुंह ओपन रहेगा इसके अंदर। सर्विक्ष का मुंह खुल जाता है। तो आप अगर एआई भी करते हैं तो भी आप इसी फेज के अंदर कर सकते हैं, केवल इसी फेज के अंदर सर्विक्ष का मुंह खुलेगा, अन्यथा सर्विक्ष का मुंह जो है वो नहीं खुलता है और आप इंसेमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये तो जो है ये आपने देखे शारीरिक, इसके अंदर जो क्या क्या बदलाव आए हैं आंतरिक अंगों के अंदर। इसके अलावा उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ जाएगा, जैसे अगर एनिमल दूध देता है लगातार, तो जिस दिन ये ताव के अंदर आएगा उस दिन दूध की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा और क्या होगा, एनिमल जो है वो नर को अपनी ओर आकर्षित करेगा, नर को अपने ऊपर चढ़ने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, करेगा वो, ठीक है। तो ये उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। तो व्यवहारात्मक चेंज, व्यवहारात्मक परिवर्तन क्या आएंगे उसके अंदर, परिवर्तन जो देखने को मिलेगा, दूध की मात्रा उस दिन कम हो जाएगी, उस दिन कम हो जाएगी। और एनिमल, नर एनिमल को, नर जानवर को अपने ऊपर चढ़ने देता है, मेटिंग की अनुमति देता है। अन्य दिन जो मेल अगर चढ़ेगा उसके ऊपर तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी उसको। तो स्ट्रेस साइकिल के अंदर ये उसके व्यवहार में चेंज आएगा, ये उसके आंतरिक अंग जो है मादा जनन तंत्र के, उसमें ये बदलाव आएगा। अब और हार्मोनल चेंज जो है वो क्या आएगा, एस्ट्रोजन की इसमें अधिकता रहेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो क्या है, स्ट्रेस साइकिल। अब स्ट्रेस साइकिल के बाद में अपने पास में आती है, स्ट्रेस साइकिल के बाद में आएगा अपने पास में दूसरी जो अवस्था आएगी, वो आएगी कौन सी, मैट स्ट्रेस, मैट स्ट्रेस। तो वो एक पहले दिन हो गई, तो ये जो फेज चलती है दूसरे से सेकंड से लेकर के फोर्थ डे तक, चौथे दिन तक चलेगी ये चलेगी दूसरे दिन से लेकर के, सेकंड डे से लेकर के चौथे दिन तक जो फेज चलेगी, ये अवस्था चलेगी मैट स्ट्रेस। उसमें जो आपने देखा था कि उसमें अगर अपन देखें, एक पूरा आपको डिटेल और समझाया अगर इसका,
तो उसमें आपने देखा कि फोलिकल्स जो है, फोलिकुलर अगर आप डेवलपमेंट देखें उसमें, तो आपको कई बार समझा चुका हूं मैं कि फोलिकल का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर किस तरह से होता है। ये है ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको कई बार बता चुका हूं मैं कि यहाँ सबसे पहले बनता है प्राइमरी, ये oocyte, oogenesis होता है। oogenesis से क्या बनेगा, oocyte बनेगा। oocyte बनेगा, फिर उसके चारों ओर अलग अलग सेल्स आएंगी। oocyte के चारों ओर फिर ग्रेनुलोसा सेल्स आएंगी। ये सेल्स फोलिकुलर सेल्स आएंगी इसके चारों ओर। फिर ये जो है आगे और डेवलप होगा, तो इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा बनेगी, और ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इसके चारों ओर बन जाएंगी। इस तरह से ये प्राइमरी फोलिकल था और ये बन गया सेकेंडरी फोलिकल बन गया ये। फिर ये सेकेंडरी फोलिकल जो है ये और डेवलप होगा और ये फिर बनेगा टर्सरी फोलिकल। और उस टर्सरी फोलिकल को ही अपन क्या बोलते हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स और ये थीका सेल्स इसके चारों ओर बाहर की तरफ। थीका सेल्स, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ये एक पूर्ण विकसित ग्रेफियन फोलिकल है। ये जो है इसको आप बोल सकते हैं प्राइमरी, प्राथमिक पुट्टक, प्राथमिक फोलिकल, प्राथमिक पुट्टक। फिर ये और डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं आप द्वितीयक पुट्टक। और फिर ये जो है इसको बोलते हैं आप तृतीयक, तृतीयक पुट्टक, या इसको बोलते हैं आप मैच्योर, मैच्योर ग्रेफियन, ग्रेफियन पुट्टक है, ग्रेफियन फोलिकल या ग्रेफियन पुट्टक। ये पूर्ण विकसित पुट्टक है। इसके अंदर पूरा अंडा बन चुका है। अंडा मतलब सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर ये आ चुका है। अब इसके अंदर अपन ये सोचते हैं कि इसमें एक ही साइकिल चल रहा होता है। इसमें क्या है कि ये फोलिकल्स जो है वो कई सारे बनते हैं, एक फोलिकल नहीं बनते, इसमें हजारों फोलिकल्स, लाखों फोलिकल्स जो हैं वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि इसमें एक ही फोलिकल बन रहा है, फोलिकल बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज तक आते हैं। फिर क्या है कि वो खत्म हो जाते हैं। वो क्यों खत्म हो जाते हैं ये हार्मोन अपन देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इसको मानो कि ये फोलिकल वो फोलिकल है जिसमें अब अंडा निकलेगा। ये बिल्कुल पूर्ण विकसित फोलिकल हो गया, ग्रेफियन फोलिकल। अब पूर्ण विकसित ग्रेफियन फोलिकल का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको बताया था मैंने कि जो इसकी थीका इंटरना सेल्स जो है और जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। पहले आप इसको मैट स्ट्रेस को थोड़ा सा अपन बाद में करते हैं, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, इसी से फिर इसका मैट स्ट्रेस का अपन पूरा बनाएंगे सार। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से सीक्रेट होगा, थीका सेल्स से। थीका सेल्स जो है कौन सी, इस फोलिकल की, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन ऐसा हार्मोन है जो इसको, इसके उत्पादन को बढ़ाएगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, ये आपको मैंने बताया था कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनडायरेक्टली क्या करता है, ये फोलिकल्स जो, ये सेल्स जो बनती है, अलग अलग फोलिकल्स इसमें बनते हैं, मतलब ये तो एक ही फोलिकल्स है, और भी फोलिकल्स इसके अंदर बनते हैं, तो उन फोलिकल्स के उत्पादन को बढ़ाएगा। तो जब बहुत सारे फोलिकल्स हो जाते हैं तो अगर उन, और वो सारे फोलिकल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तभी एनिमल क्या होता है, हीट में आता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कौन बढ़ाएगा, FSH। तो आप देखो कि स्ट्रेस जो साइकिल थी उसमें एस्ट्रोजन का लेवल आपको बताया था मैंने बहुत ज्यादा होता है, उसमें FSH का लेवल भी ज्यादा होता है और LH का लेवल भी ज्यादा होता है।
अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल जो पूरा मैच्योर हो गया, ये मैच्योर फॉलिकल क्या होगा, फटेगा, ग्रेफियन फॉलिकल फटेगा और इसमें से अंडा जो है वो बाहर निकलेगा, ये अंडा जो है इसमें बाहर निकलेगा, अंडोत्सर्ग हो गया, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग हो गया इसमें। अब जब इसमें अंडोत्सर्ग हो जाता है तो ये बाकी अंडा तो बाहर निकल गया, लेकिन ये जो बाकी का ये जो मटेरियल है, ये जो बाकी का जो मटेरियल जो बच गया इसके अंदर, ये जो रिमेनिंग जो मटेरियल जो बच गया, जिसके अंदर ये सारी की सारी जो सेल्स हैं, थीका सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ये सारी की सारी जो सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, किसमें चेंज हो जाती हैं, ये कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती हैं। और अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या स्टार्ट करेगी, किसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखो कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कौन करेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो थीका, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है, ग्रेनुलोसा सेल्स में भी कौन सी, थीका इंटरना, किसकी, ग्रेफियन फॉलिकल की, वो सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन किसके प्रभाव में बनता है ज्यादा, एफएसएच के हार्मोन के प्रभाव के अंदर वो ज्यादा बनता जाता है। और एस्ट्रोजन के कारण से क्या आएगी, हीट आएगी। जब क्या होगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन का लेवल जो है, अपन सबसे पहले अभी अपन देख रहे हैं, एक बार इमेजिन कीजिए कि केवल आप इसकी साइकिल बढ़ रहे हैं। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल जो है बहुत ज्यादा हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा, और एफएसएच हार्मोन जो है ये इसका प्रोडक्शन बढ़ाता ही है, इन दोनों का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों हार्मोन का लेवल ज्यादा, मैक्सिमम, ये देखिए 3 डंडे यहाँ दिखा रखे हैं मैंने, 3 डंडे का मतलब है कि बहुत ज्यादा। तो इन दोनों हार्मोन का लेवल का जो है वो ज्यादा किसमें होता है, स्ट्रेस के अंदर, स्ट्रेस फेज के अंदर। अब जब इन दोनों हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जब एकदम से एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इस एलएच हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। एलएच हार्मोन कहां से आएगा, अभी नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ाया था कि एलएच हार्मोन बनेगा पिट्यूटरी ग्रंथि में। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये एलएच हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो एलएच हार्मोन यहां पर आएगा और ये एलएच हार्मोन जो है ये इस अंडे को उत्सर्जित करने को प्रेरित करता है। आपको बताया था एलएच हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक है। तो एलएच हार्मोन जो है इसके प्रभाव के अंदर आकर के, एलएच हार्मोन के प्रभाव में आकर के ही ये ग्रेफियन पुट्टिका जो है ये फट जाएगी, और ये फट जाएगी और अंडे को बाहर निकालेगी। तो एलएच हार्मोन किसके लिए आवश्यक हो गया, अंडोत्सर्ग के लिए। अब क्या बन गई, कार्पस ल्यूटियम, अंडा बाहर निकल गया। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल मैक्सिमम कब हुआ, स्ट्रेस के अंदर। एफएसएच का लेवल कब ज्यादा हुआ, स्ट्रेस के अंदर। अब स्ट्रेस के बाद में अब अपनी चल रही है मैट स्ट्रेस साइकिल चल रही है अब अपन। तो मैट स्ट्रेस का आगे डिटेल अपन देखते हैं। मैट स्ट्रेस, ये आप मैट स्ट्रेस को अपन अगली स्लाइड पर अपन डाल देते हैं। ये आपका एक बेस बन गया कि किस तरह से मतलब इनमें हार्मोनल चेंजेज आते हैं। अब मैट स्ट्रेस को अपन डिफाइन कर रहे थे, मैट स्ट्रेस सेकंड जो फेज थी अपनी, मैट स्ट्रेस। और मैट स्ट्रेस जो है पहले दिन चली कौन सी, स्ट्रेस, और ये सेकंड डे से लेकर के 4th डे तक, चौथे दिन तक चलेगी। अब मैट स्ट्रेस में क्या हुआ, इसमें आपको बताया अंडोत्सर्ग। एक तो हुआ क्या इसमें, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग हो गया इसमें, मतलब अंडा निकल गया, कार्पस ल्यूटियम बन गई, कार्पस ल्यूटियम बन गई। और कार्पस ल्यूटियम कब बनी, पूछ सकता है,
ग्रेफियन फोलिकल फटी तब ग्रेफियन ऊतक, ग्रेफियन फोलिकल के ग्रेफियन फोलिकल फट जाती है। तो ग्रेफियन फोलिकल क्या हुआ, फट गई, क्या बन गया, कार्पस ल्यूटियम। कब बना, जब ग्रेफियन फोलिकल से जब अंडा निकल गया तो रह गई क्या, कार्पस ल्यूटियम। और अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या स्टार्ट करेगी, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण अभी बनी है, तो निर्माण क्या होगा, शुरू होगा। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम पहुंच जाएगा, बनी है तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये इसमें मेन जो कार्य जो होंगे मेटिस्ट्रस के अंदर, ये मेन कार्य होंगे। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट और है। स्पेशल पॉइंट क्या है कि आपको बताया था कि स्ट्रस के अंदर क्या हुआ था, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। किसको, यूट्रस को बहुत ज्यादा, गर्भाशय को ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो गर्भाशय को बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ गई थी। अब मेटिस्ट्रस के अंदर क्या होगा, थोड़ी सी कम होगी उसमें। तो जो ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उसके कारण से कई बार जो क्रॉस ब्रीड जो एनिमल हैं, विदेशी नस्ल की जो गायें हैं, उसमें भी वो गायें जो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार हीट में आई है, उन गायों में ज्यादा जो होता है ब्लीडिंग होती है। तो उस जो ब्लीडिंग जो होती है, रक्त निकलता है वल्वा से, वेजाइना से जो रक्त का स्रावन होता है, तो वो ब्लीडिंग होती है इसके अंदर। और ब्लीडिंग किसमें होगी, संकर एवं विदेशी नस्ल, अपनी देशी गाय में बहुत कम होती है। संकर एवं विदेशी नस्ल की गायों में मैट की गायों में मैट स्ट्रस में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग मतलब रक्त स्रावन होता है, रक्त बाहर निकलता है। आप उसके देखेंगे वेजाइना में वल्वा से, वहां से रक्त जो है, खून वो बाहर निकलता हुआ हल्का सा दिखाई देगा आपको क्लोट के रूप में। मेटिस्ट्रस में ब्लीडिंग होती है तो स्पेसिफाइड है मेटिस्ट्रस। मेटिस्ट्रम में क्या होगा, मेटिस्ट्रल, इसको बोलते हैं मेटिस्ट्रल ब्लीडिंग, मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग। तो मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग जो होती है, आपसे पूछा जा सकता है कि हीट के बाद में कुछ गायों के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, हीट जाने के बाद में, हीट चली जाती है, हीट जाने के बाद में कुछ गायों के अंदर रक्त स्राव होता है वेजाइना से, वल्वा से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग। और मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग किस में होती है, मुख्य होती है मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग जो होती है, मुख्यतः किसमें होती है मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग, शंकर और विदेशी नस्ल की गायों के अंदर। भैंस में भी बहुत कम होती है और अपनी देशी गाय में भी बहुत कम होती है। और कई लोग इसको गलत फहमी में ले लेते हैं कि जिस जानवर के अंदर वो सोचते हैं कि ब्लीडिंग हो गई, इसका मतलब उनका जानवर ठहर गया। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग हो गई उसका मतलब ये कन्फर्म अपन मान ले कि एनिमल जो है वो ग्याबिड हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई यूट्रस को होती है। तो वो जो ब्लड हाइपरीमिया जो हो गया था यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, वही ब्लड जो है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। तो इसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं ले कि मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग का मतलब है कि एनिमल जो है हीट में, एनिमल जो है वो ठहर गया, ये बिल्कुल नहीं है। तो मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग जो है वो किस में होती है, शंकर और विदेशी नस्ल की गायों में। एक खास बात और है इसके अंदर,
एक सबसे खास बात और है कि ब्लीडिंग होती है, एक स्पीसीज और होती है जिसमें ब्लीडिंग होती है, वो होती है कुतिया। तो कुतिया के अंदर भी ब्लीडिंग होती है जब वो हीट में आती है। तो उसमें कुतिया के अंदर उसका जब स्ट्रेस से पहले, जब वो दूसरे कुत्तों को मेटिंग के लिए अलाउ करती है, उससे पहले उसके अंदर ब्लीडिंग आती है। तो कुतिया में जो ब्लीडिंग होती है स्ट्रेस में, स्ट्रेस साइकिल में, वो स्ट्रेस से पहले मतलब प्रो स्ट्रेस ब्लीडिंग होती है। स्पेशल पॉइंट मान के आप इसको याद करेंगे, रखेंगे। कुतिया में ब्लीडिंग जो होगी परोस्ट्रस फेज में होती है। तो अपनी गायों के अंदर, संकर गायों में, विदेशी नस्ल की गायों में जो ब्रीडिंग होती है वो स्ट्रेस जाने के बाद में होती है, मतलब मैट स्ट्रेस में होती है। और कुतिया के अंदर जो ब्रीडिंग होती है वो स्ट्रेस से पहले होती है, मतलब कब होगी, प्रो स्ट्रेस के अंदर वो ब्रीडिंग होगी। ये आप याद रखेंगे, स्पेशल आप याद रखेंगे कि ब्रीडिंग जो होती है कुतिया के अंदर वो होगी प्रोस्ट्रस के अंदर। प्रोस्ट्रस कुतिया के अंदर लगभग 9-10 दिन की होती है। तो 9-10 दिन तक कुतिया की ब्रीडिंग आती रहती है। और इस फेज के अंदर कुत्ते जरूर उसके पास आते हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं करती मेटिंग के लिए। इसके बाद में स्ट्रेस फेज आती है, वो भी 9 दिन की आती है। उसके अंदर जो बीच है वो कुत्तों को अपने मेटिंग के लिए अलाउ करती है। ये स्पेशल पॉइंट आप याद रखेंगे। तो अभी अपनी दो फेज जो है वो कंप्लीट हुई हैं। दो फेज मतलब स्ट्रेस और मेट स्ट्रेस। इनके बाद में अपने पास में आती है डाई स्ट्रेस। तीसरी जो फेज आती है वो आती है अपने डाई स्ट्रेस। अब ये डाई स्ट्रेस जो होती है, डाई स्ट्रेस जो होती है ये कितने दिन की होती है, ये चलती है 4 दिन तक। तो मैट स्ट्रेस हो गई, ये 5वें दिन से स्टार्ट होगी, 5th डे से स्टार्ट होगी और लगभग 13 दिन तक चलती है, लगभग 17 दिन तक से 17 दिन तक ये फेज जो है चलेगी। तो टोटल ड्यूरेशन ये होगी इसकी लगभग 13 दिन की। 13 दिन की 13 दिन की होती है डाई स्ट्रेस फेज। अभी तक आपने देख लिया कि अंडोसरक हो गया, कार्पस ल्यूटियम बन गई। अब कार्पस ल्यूटियम मैच्योर होगी, साइज में बड़ी होगी। तो इसमें क्या होगा, जो बदलाव जो आएंगे, कार्पस ल्यूटियम वहां तो स्टार्ट हुई थी बढ़ना, यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होकर के बिल्कुल मैच्योर हो जाएगी। कार्पस ल्यूटियम का परिपक्वन होगा। इसमें परिपक्वन मतलब मैच्योर होने लग जाएगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। अब कार्पस ल्यूटियम बढ़ेगी तो क्या होगा, कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसमें स्टार्ट हुआ था, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पर चला जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। अब काम क्या कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, उसको यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा, गर्भाशय के संकुचन क्या हो जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के काम लिख दो आप इसमें, गर्भाशय का संकुचन कम हो जाएगा। अब गर्भाशय ये क्या चाहता है बॉडी, कि बच्चा बने और बच्चा गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, गर्भाशय क्या करता है, एक मिल्क भी स्रावण करता है, यूट्राइन मिल्क जिसको बोलते हैं। तो यूट्राइन मिल्क का स्रावण होगा। यूटेराइन मिल्क या दूध जो है, यूट्रस से एक फ्लूइड निकलता है जो उसको एम्ब्रियो को ग्रोथ प्रदान करता है, उसको पोषण प्रदान करता है। तो यूट्राइन मिल्क का स्रावण होता है। ये सिस्टमेटिक चलते जाते हैं, सारी की सारी प्रोसेस जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक। कार्पस ल्यूटियम बनी, कार्पस ल्यूटियम क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय का संकुचन कम कर देगा ताकि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, ताकि बच्चा आराम से आरोपित हो जाए। और क्या होगा,
उसको बच्चे को क्या चाहिए, थोड़ा पोषण चाहिए, तो यूट्राइन मिल्क का स्रावण जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा यूट्रस से। तो ये जो है डाइस्ट्रस के अंदर ये सिस्टमिक जो है ये इनके अंदर अंगों के अंदर ये चेंज आएगा। दूसरा क्या करेगा कि आपको बताया था मैंने कि ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बनते जाते हैं बनते जाते हैं बनते जाते हैं। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा भाई, अब फॉलिकल नहीं बने, ये चाहता है कि बच्चा बने, एनिमल दोबारा हीट में नहीं आए अब, क्योंकि जब तक गर्भकाल है तब तक दोबारा हीट में नहीं आता एनिमल। तो ये कब क्यों नहीं आता, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण से। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, मध्य चक्कर या फॉलिकल्स की ग्रोथ को रोक देगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फॉलिकल की अन्य फॉलिकल की प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मध्य चक्कर को भी रोक देता है, मध्य चक्कर को रोक देगा, या फॉलिकल की वृद्धि को रोक देगा। मतलब और फॉलिकल अब नहीं बनेंगे, क्योंकि फॉलिकल बनेंगे तभी फिर उसमें ग्रेफिन फॉलिकल बनेगी, एनिमल दोबारा हीट में आएगा, और आप तो चाहते हैं कि दोबारा हीट में नहीं आए, अब एनिमल ठहर जाए। तो अब क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस मध्य चक्कर को ही रोक देगा, और अब दोबारा एनिमल जो है दूसरा जो फॉलिकल जो है उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, फॉलिकल की वृद्धि नहीं हो रही, दूसरे जो फॉलिकल उनकी वृद्धि नहीं हो रही, फॉलिकल नहीं बन रहा। तो फॉलिकल नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो एफएसएच का स्रावण को भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम कर देगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि एफएसएच का स्रावण अगर ज्यादा होता है तो फॉलिकल बनते जाएंगे। तो ये पहले काम क्या करेगा, एफएसएच हार्मोन के निर्माण को, एफएसएच हार्मोन के स्रावण को बहुत कम कर देगा ये। तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन एफएसएच के स्रावण को संदमित कर देगा, संदमित कर देगा। और इसके अंदर जो आपको बताया कार्पस ल्यूटियम जो बने, कार्पस ल्यूटियम का जो मैच्योरेशन जो होता है, वो मैच्योरेशन के लिए जो हार्मोन आवश्यक होता है कार्पस ल्यूटियम के मैच्योरेशन के, वो हार्मोन, तो एलएच जो हार्मोन है, एलएच हार्मोन के प्रभाव में कार्पस ल्यूटियम का परिपक्वन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव में होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इस ड्यूरेशन के अंदर बढ़ता है। तो आपको दोबारा बताऊंगा कि डाइस्ट्रस फेज के अंदर क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम का परिपक्वन होगा, परिपक्वन कौन करवाएगा, एलएच हार्मोन। जब परिपक्वन हो गया तो प्रोजेस्टेरोन क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावन करती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एफएसएच को ब्लॉक कर देगा, एफएसएच के स्राव को ब्लॉक कर देगा। एफएसएच के स्राव को ब्लॉक कर देगा तो दूसरे फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी, दूसरे फॉलिकल की ग्रोथ को उसने रोक दिया। तो ये काम जो है ये यहाँ पर डाइस्ट्रस फेज के अंदर चल रहे हैं। अब डाइस्ट्रस फेज क्या है कि लंबी है, 13 दिन की है। तो इसके अंदर लगभग 9वें दिन तक जो है कार्पस ल्यूटियम जो है वो लगभग मैच्योर हो जाती है। अब अगर क्या होता है कि बॉडी को पता पड़ता है, गर्भाशय को पता पड़ता है कि बच्चा तो बना ही नहीं, निषेचन हुआ ही नहीं, निषेचन नहीं हुआ इसका मतलब भ्रूण बना ही नहीं। अब भ्रूण नहीं बना तो क्या करें, क्योंकि अगर भ्रूण नहीं बना, एनिमल जो है गर्भित हुआ ही नहीं, तो फिर क्या करें, उसको ऐसे ही थोड़ी रहेगा, साइकिल दोबारा चलाना है। तो अगर एनिमल गर्भित नहीं हुआ है, भ्रूण नहीं बना है, तो इस कार्पस ल्यूटियम को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तब तक कोई मध्य चक्कर नहीं चलेगा। तो कार्पस ल्यूटियम को तोड़ोगे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन जाएगा, तभी जाकर के अगला साइकिल चलेगा।
तो जैसे जैसे लास्ट तक मतलब इसके 13वें दिन के बाद में मतलब 17वां दिन है, 17वें दिन तक पहुंचते पहुंचते अगर गर्भाशय को लग गया कि भ्रूण नहीं बना, तो फिर क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी। तो ये देखिए कि अगर भ्रूण गर्भाशय में आरोपित नहीं हुआ या अन्य किसी कारण से भ्रूण नहीं बना, तो जब भ्रूण बना ही नहीं या बड़ा और गर्भाशय की दीवार में आरोपित नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, तो Cl का लाइसिस होगा या कार्पस ल्यूटियम खत्म होगी। कार्पस ल्यूटियम को नष्ट किया जाएगा। अब ये नष्ट कौन करेगा? नष्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी नष्ट करने के लिए भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी, वो गर्भाशय की दीवार से एक केमिकल PGF2 अल्फा ये रिलीज होगा। PGF2 अल्फा एक क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा? PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा जो आएगा गर्भाशय की दीवार से, गर्भाशय से निकलेगा ये, क्योंकि गर्भाशय को पता पड़ा कि भाई मेरे अंदर भ्रूण जो है आया ही नहीं, भ्रूण ठहरा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, PGF2 अल्फा का सिक्रेशन करेगा। PGF2 अल्फा जो है वो क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम को खत्म करेगा। कार्पस ल्यूटियम को खत्म करेगा तो भाई क्या होगा, अब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन स्रावण बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम या नहीं होगा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्रावण बंद हो गया, क्योंकि इसी ने रोक रखा था पूरी साइकिल को। तो अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म हो गया तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस फेज के अंदर ये डाइस्ट्रस फेज ही है, अभी डाइस्ट्रस फेज चल रही है, अभी अपनी डाइस्ट्रस फेज ही चल रही है अपनी। तो इसमें क्या होगा, लास्ट के अंदर अंत में एंड प्रोजेस्ट डाइस्ट्रस मान सकते हैं, डाइस्ट्रस के अंत में क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी। कार्पस ल्यूटियम खत्म हो गई तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण बिल्कुल कम हो जाएगा। यहां तक का काम हो गया। अब यहां तक का काम स्टार्ट होने के बाद में लास्ट जो फेज चलेगी इसके अंदर, वो चलेगी प्रोइस्टस। ये चलेगी 18वें से 20वें दिन तक, और ये लगभग 3 से 4 दिन की होती है। 3 दिन की होती है लगभग, ये 3 से 4 दिन की होती है। इसके अंदर क्या होगा कि अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म हो गया तो इसमें वापस से दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट होगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वापस से स्रावित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें पहली चीज क्या होगी, FSH का स्रावण पुनः बढ़ जाएगा। FSH हार्मोन का स्रावण अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, फोलिकल्स
फॉलिकल्स की ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाएगी, दोबारा शुरू हो जाएगी। अब फॉलिकल्स वापस ग्रोथ करने लगे तो फॉलिकल ग्रोथ करेगा तो फॉलिकल क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करेगा तो फॉलिकल्स बढ़ता जाएगा, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर पुनः बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब दोबारा से वही स्टेज आने लग जाएगी, एफएसएच का लेवल बढ़ने लग गया, एस्ट्रोजन का लेवल इसमें वापस से बढ़ने लग जाएगा और एनिमल जो है वापस से हीट में आने की तैयारी करने लग जाएगा, वापस यूट्रस में थोड़ी थोड़ी ब्लड सप्लाई बढ़ने लग जाएगी और वापस से टोन जो है यूट्रस की वो बढ़ने लग जाएगी। एनिमल इस फेज के अंदर दूसरे एनिमल के ऊपर माउंट करता है। स्ट्रेस में ध्यान रखो, स्ट्रेस के अंदर मादा जानवर जो है वो नर को अलाउ करता है अपने ऊपर माउंट करने की, अपने ऊपर चढ़ने देने की। और प्रो स्ट्रेस में क्या होता है कि जो मादा जानवर है वो दूसरे अन्य जानवरों पर चढ़ता है। इसमें बिहेवियर चेंज जो होता है, व्यवहारात्मक बदलाव जो आएगा इसमें वो ये आएगा कि मादा दूसरे पशुओं पर, अपने बाड़े में जो भी दूसरे पशु होते हैं उन पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं, दूसरे पशुओं पर चढ़ने का प्रयास करती है। और एनिमल जो है पुनः हीट में आने की तैयारी करता है। तो ये प्रोस्ट्रस फेज हो गई आपकी। तो ये 4 फेज आपको बता दी मैंने, चारों फेजों का एक दोबारा एक ब्रीफ लिस्ट में। तो इस फेज के अंदर क्या है, हार्मोन का अगर देखें आप, हार्मोन्स का आप देखें आप लेवल, तो इस फेज के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो आप देखो एफएस का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो बढ़ता है इस तरह से, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। और स्ट्रेस के अंदर इनका लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके अंदर एफएसएच, मतलब एक डंडा लगा एक छोटा डंडा लगा, इसका मतलब इनका लेवल जो है बढ़ता जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन ये बिल्कुल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, एफएसएच और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और स्ट्रेस तक आते आते क्या होगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपकी विभिन्न तरह की अवस्थाएं हैं स्ट्रेस साइकिल के अंदर। एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। दोबारा जो है आपका रिवीजन इसमें प्रावस्था जो बाटी स्ट्रेस साइकिल गाय के अंदर 21 दिन का होता है और इस 21 दिन को ये 4 हार्मोन रेगुलेट करते, नियंत्रित करते हैं, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 4 हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे होता है और इसी के कारण से एनिमल में विभिन्न तरह के बदलाव आते हैं। और वो बदलाव कहाँ कहाँ पर आते हैं, उसके व्यवहार में आते हैं, उसके जनन तंत्रों की संरचना में बदलाव आते हैं। और इसमें 4 प्रावस्थाएं आते हैं, एस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस और प्रोस्ट्रस। कई जगह प्रोस्ट्रस को सबसे पहले प्रोस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, डाइस्ट्रस, लेकिन समझने के लिए ये बेटर तरीका आपका रहेगा बिल्कुल। इन 4 को भी एक तरीका है फोलिकुलर अवस्था और ल्यूटियल प्रावस्था। फोलिकुलर प्रावस्था वो प्रावस्था है जिसमें फोलिकल का निर्माण होता है और आपने देखा फोलिकल का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, फोलिकल का निर्माण प्रोस्ट्रस में होता है और स्ट्रस में होता है। और जब फोलिकल ग्राइफियन फोलिकल फटती है उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम बनती है, तो ल्यूटियम से ये प्रावस्था आई ल्यूटियल। तो ल्यूटियल प्रावस्था कब
अंडोत्सर्ग होने के बाद में, अंडोत्सर्ग कब होता है, मेटिस्टस में, तो मेटिस्टस और डाइस्टस जो है उसमें कार्पस ल्यूटियम रहेगी ओवरी के ऊपर, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज अपन ने कहा। फिर आपने ये देखा कि स्ट्रेस साइकिल जो है, स्ट्रेस साइकिल की स्ट्रेस जो प्रावस्था आती है एक दिन की होती है, लगभग 24 घंटे की होती है गाय के अंदर। तो गाय में कई तरह के बदलाव आते हैं। एनिमल जो है मेल को अलाउ करता है अपने ऊपर चढ़ने के लिए, उसकी सर्विक्स का मुंह खुल जाता है, उसकी सर्विक्स से डिस्चार्ज निकलता है, म्यूकस लाइक पदार्थ निकलता है, उसकी वल्वा में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, ये इसके, और यूट्रस में जो है ब्लड सप्लाई जो है, खून की सप्लाई बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस के अंदर सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इसके अंदर आप देखिए एफएसएच बहुत ज्यादा हो जाता है, और एस्ट्रोजन जो होता है एस्ट्रोजन वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा इसमें हो जाते हैं। फिर ये आपको साइकिल जो है ये कई बार आपको समझा चुके अपन। फिर आती है मेटिस्ट्रस। मेटिस्ट्रस पहले दिन तो वो चली वो स्ट्रस, फिर आती है मेटिस्ट्रस। मेटिस्ट्रस में क्या होगा, ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होकर के अंडोत्सर्ग हो जाएगा। अंडोत्सर्ग हो जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी। कार्पस ल्यूटियम बन जाएगी तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, दूसरे फॉलिकल्स की ग्रोथ को रोक देगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन रोक देगा, यूट्रस को इस हिसाब से तैयार करता है कि अब उसमें बच्चा आरोपित हो जाए। तो गर्भाशय को वो तैयार करता है बच्चे के लिए। और मेटिस्ट्रस के अंदर एक ब्लीडिंग होती है जिसको मेटिस्ट्रस ब्लीडिंग बोलते हैं। ये मुख्यतः संकर और विदेशी नस्ल की गायों के अंदर होती है। कुत्तिया के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो प्रोस्ट्रस के अंदर होती है। फिर आप देखिए लास्ट फेज जो आती है डायस्ट्रस फेज आती है। डायस्ट्रस जो फेज आती है वो 13 दिन की होती है, 5वें दिन से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम जो बनी थी वो बिल्कुल मैच्योर होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, फोलिकल के निर्माण को रोक देगा, एफएसएच हार्मोन के निर्माण को रोक देगा, तो दूसरी फोलिकल ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। लेकिन इसके लास्ट तक आते आते क्या होता है कि जब इसको अगर पता पड़ जाता है कि भाई भ्रूण आरोपित नहीं हुआ गर्भाशय की दीवार में, तो फिर ये पीजीएफ2 अल्फा 2 प्रोस्टाग्लैंडिन ये निकलता है कहां से, गर्भाशय की दीवार से। गर्भाशय की दीवार से ये निकलता है और ये क्या करता है, इस कार्पस ल्यूटियम को खत्म कर देता है। जब कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बंद हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बंद होता है वैसे ही दूसरे फोलिकल्स जो है एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में वापस से अपनी ग्रोथ करते हैं। और जब दूसरे फोलिकल ग्रोथ करते जाएंगे तो वो क्या करेंगे, फिर वापस ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण बढ़ता जाएगा। ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण बढ़ता जाएगा तो वापस से वो स्टेज आने लग जाएगी, यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई वापस से बढ़ने लग जाएगी और एनिमल हीट में आने की तैयारी पुनः कर लेगा। तो ये विभिन्न तरह की प्रावस्थाएं आपको बताई स्ट्रेस में। अब स्ट्रेस साइकिल को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, अलग अलग स्पीसीज जो है उनके अंदर स्ट्रेस साइकिल कितने दिन की होती है और क्या उनमें अलग चेंजेस आते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।